नमस्ते दोस्तों, जय माँ भारती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय हिंद। आज बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन सीरीज का लास्ट वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोचिए अगर कोई फॉरेन कंट्री आके आपके दादा और परदादा के ट्रेडिशनल नॉलेज को अपना इन्वेंशन बताकर उसे पेटेंट करा ले, या फिर सदियों से इंडिया में उगाए जाने वाले बासमती राइस को किसी और देश का हक हो जाए। सुनने में काफ़ी अजीब लगता होगा, लेकिन ऐसा केस हो चुका है। आज के फाइनल वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पेटेंट, बासमती कंट्रोवर्सी, नीम टर्मरिक और बायोपायरेसी के बारे में समझेंगे। तो इस सीरीज में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स को लेकर जीएमओ, मेडिकल एप्लीकेशंस, इथिकल इशू, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब कुछ को बहुत आसान शब्दों में समझा। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत वेरिएबल हो तो उसका मालिक कौन होगा? चलिए, इसका जवाब छुपा है पेटेंट। वो क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं पेटेंट। पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो किसी भी इन्वेंटर या कंपनी को दिया जाता है। जैसे अगर बोला जाए कि मैंने ये माउस बनाया है, तो ये माउस बनाने का टेक्नोलॉजी मैंने खुद से इन्वेंट किया है, तो मेरे परमिशन के बिना इस माउस को कोई भी कंपनी नहीं बना सकती है। इसका पेटेंट राइट मेरे पास रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी इनोवेशन होता है, कोई भी नया जीएमओ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उसका मालिकाना हक किसके पास रहेगा? पेटेंट होल्डर को राइट मिलता है कि अपने इन्वेंशन को यूज करे, बेचे और उससे प्रॉफिट कमाए। मतलब एक लॉयल्टी जैसा होता है। जैसे सपोज मैंने अगर कोई बुक लिखा है, ठीक है, अगर मैंने कोई बुक लिखा है तो बुक का राइटर मैं हूँ, खुद मैं उसको इन्वेंट कर रहा हूँ, तो कोई भी कंपनी मेरे आदेश के बिना उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकती है। सेम कहानी यहाँ पर भी होता है। ये सिस्टम इनोवेशन को इनकरेज करता है कि आप नए इनोवेशन को करो, मैं आपके नाम पर पेटेंट करूंगा। तो आप भी लालच में आकर के अपना पूरा दिमाग, पूरा जोर लगाओगे एज ए साइंटिस्ट की मैं इस प्रकार से कुछ नया इनोवेट करूंगा, तो मैं बड़े बड़े कंपनी या फार्म्स को इसको कमर्शियलाइज करूंगा कि लोग मेरे इस चीज़ का, मेरे इस इन्वेंशन को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करें और हमें प्रॉफिट कमा करके दें। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि जो जनरेशन से कम्युनिटीज में पास होते रहती है। जैसे हमारे भारत के कल्चर में चलते आ रहा है, नीम को एज ए मेडिसिनल यूज इस्तेमाल करते हैं। हल्दी में जानते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स होती है। अगर कोई अमेरिका का फार्म आकर के बोले कि भाई ये नीम हमारा ये है, इसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है, हम इसको पेटेंट करा लेते हैं, हल्दी को हम पेटेंट करा लेते हैं, तो भाई ये गलत होगा ना। कि किसी भी नॉलेज को एक साइंटिस्ट कंपनी क्रिएट नहीं की होती है, ठीक है। नॉलेज किसी एक साइंटिस्ट या कंपनी की क्रिएट नहीं की होती है, ये सदियों से कलेक्टेड विजडम होती है, ठीक है। और इसी वजह से इसकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कोई भी जाके पेटेंट कराने के नाम पर भाई तुम जा करके नीम को पेटेंट करा ले रहे हो, भाई हल्दी को पेटेंट करा ले रहे हो, मतलब क्या नाटक चल रहा है, ठीक है। तो एक फेमस कंट्रोवर्सी है बासमती राइस की। अब आते हैं, मतलब बहुत फेमस केस है इस बासमती राइस का। बासमती राइस इंडिया और साउथ एशिया में सदियों से उगाया जाता रहा है, ठीक है। ये अपनी यूनिक सुगंध के लिए, यूनिक अरोमा के लिए, लंबा लंबा दाना के लिए, स्पेशल टेस्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है, ठीक है। तो 1997 में 1997 में एक अमेरिका की कंपनी है जो बासमती राइस से रिलेटेड उसको पेटेंट मिला। जब ये न्यूज सामने आई तो इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि लोगों ने कहा था कि बासमती राइस नई इन्वेंशन नहीं है और हमारी इस ट्रेडिशन को जो सदियों से चलते आ रहा है उसको, उस एग्रीकल्चर हेरिटेज का हिस्सा है इंडिया का, उसको साला कोई जा करके भाई अमेरिका की कंपनी पेटेंट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये केस दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेडिशनल नॉलेज पर डिबेट शुरू कर दिया था। एक केस है टर्मरिक पेटेंट केस का। तो बात करते हैं कि हल्दी यानी टर्मरिक की। इंडिया में हल्दी को सदियों से यूज करते आ रहे हैं। इंडिया में हल्दी को यूज भाई मतलब घाव भरने के लिए,
ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज करते हैं। आप तो शादियों में भी देखते हो भाई कि भाई हल्दी का एक रस्म है, तो ये भाई हमारे रीति रिवाज में सदियों से चलते आ रहा है। लेकिन एक समय पर हल्दी को मेडिसिनल यूज के नाम पर पेटेंट लेने की कोशिश की गई थी, ठीक है। बाद में ये प्रूफ किया गया कि नॉलेज पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है, मतलब बहुत पहले से पब्लिक डोमेन में है। आप भी कोई इन्वेंशन नहीं किए हो या सॉरी कोई इनोवेशन नहीं किए हो, तो इसके पेटेंट को चैलेंज किया गया और कैंसिल किया गया। एक केस आता है नीम के पेटेंट का। नीम इंडिया की मतलब विलेज का फार्मेसी होता है भाई। गांव में अगर किसी को चेचक होता है ना तो कहता है माता जी हो गई, माता जी हो गई। तो जो चेचक का प्रॉब्लम है ना उसको भाई नीम से ट्रीट किया जाता है। तो हमारे कल्चर में ये बना हुआ है कि भाई नीम मतलब सिंबलाइज करता है माँ दुर्गा को, तो इसी कारण बोलता है माता जी हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट नीम से किया जाता है। तो नीम को और बाकी तरीके से भी यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज करते हैं, स्किन केयर में इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल मेडिसिन इससे बनाई जाती है। तो ये मतलब बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। लेकिन नीम को कुछ ट्रेडिशन पेटेंट कराने की कोशिश किया था, लेकिन इसको भी चैलेंज किया गया कि भाई ये पहले से पब्लिक डोमेन में इसका ये है। एक टॉपिक है बायोपायरेसी, ये क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोपायरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशन का नॉलेज का मतलब यूज बिना परमिशन के, बिना फेयर कंपनसेशन दिए हुए करना। जैसे इसमें शामिल हो सकता है कि मेडिसिनल प्लांट हो गया या ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया या इंडिजिनस फार्मिंग नॉलेज हो गया, कि मतलब रियर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया। कि प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे लोकल कम्युनिटीज है, कि सपोज जैसे हम झारखंड में है, ठीक है, तो झारखंड में कुछ कम्युनिटीज है, संथाल है, मुंडा है, तो एक अलग अलग एक आदिवासी कम्युनिटीज है। तो लोगों के पास एक हेरिटेज है कि हमारे पूर्वज इस प्रकार की दवाई काफ़ी लंबे समय से बनाते आए हैं, या मेरे परदादा इस तरह की दवाई काफ़ी लंबे समय से बनाते आए हैं। या बिहार का मखाना का केस लो, वहाँ का मखाना का प्रोडक्शन भाई वो लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी फार्म क्या करती है ना, उस चीज़ को बहुत सस्ते दाम से वहाँ से परचेज कर रहे हैं यार, कि मतलब अपना प्रॉफिट के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब भाई 80 रुपये किलो तुम मखाना वहाँ से खरीदो और मार्केट में थोड़ा सा प्रोसेस करके भाई उसको 1000 रुपये किलो तुम बेचो। तो जहाँ से विजडम आया है, जहाँ से नॉलेज मतलब ये मतलब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर भाई उस प्रॉफिट का हिस्सा पहुँच ही नहीं रहा है। प्रॉफिट कमा कौन रही है? फार्म कंपनियां कमा रही है। भाई कुछ तो उसको दो ना भाई, तुम जहाँ से तुम ले रहे हो चीज़ों को उसको भाई कर ही नहीं रहे हो। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग रियलिटी है कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या उसके पास बस मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी है। और रिच बायोडाइवर्सिटी है कि मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलने वाले बेनिफिट मतलब फेयर तरीका से शेयर नहीं हो पाता है ना। कि भाई अगर कोई किसान 80 रुपये किलो मखाना उपजा रहा है भाई किसी दरभंगा के एरिया में, और मैं उसको खरीदूंगा, अपना छोटा सा किसी जगह पर अपना उसको प्रोसेस करूंगा, थोड़ा क्लीन करूंगा, कुछ फ्लेवर को ऐड करूंगा, और भाई उसको मैं भाई बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ भाई 2000 रुपये केजी पर हम बेच रहा हूँ, 1000 रुपये केजी पर बिक रहा है। मतलब क्या है यार, मतलब तुम उसका शेयर दे ही नहीं रहे हो ना उधर। तो थोड़ा सा मतलब लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी घाटा होती है इससे, और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि मतलब बायो रिसोर्सेज को मतलब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिलहाल सोल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट ला आए, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाए, फेयर बेनिफिट को मतलब शेयर किया जाए। नहीं तो भाई सामने वाला को प्रॉफिट नहीं होगा तो जो कल्चर लंबा समय से चलते आ रहा है उस कल्चर को छोड़ देगा ना। तो मतलब इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी को भी कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब काफ़ी परेशानी वाला ये मुद्दा होता है, लेकिन लोग इसको काफ़ी हल्के में लेते हैं। अगर सोचो कि जो मखाना का प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो कहेंगे साला हमको तो मिल ही नहीं रहा है भाई, 80 रुपये किलो बेच रहे हैं भाई, सामने रुपये 1000 में कमा रहा है, वो एक दिन आएगा कि साला छोड़ देगा उसका खेती भाई किसी और चीज़ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो लंबे समय से जो ट्रेडिशन को वो मतलब सहेज के रख रहे थे वो खत्म हो जाएगी। तो हमने फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं इस सीरीज को। अगर बात करने पे आए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है और बहुत लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल वेपन है, ठीक है। ये डिजीज को ट्रीट कर सकती है, फूड का प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, ह्यूमैनिटी को बेटर फ्यूचर दे सकती है। लेकिन
साइंस तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके साथ एथिक्स काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फेयरनेस हो। इसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसी बैलेंस में फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी का असली फ्यूचर छुपा हुआ है। अगर आपको इस बायोटेक्नोलॉजी का सीरीज अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तो करो। क्योंकि जब मेरा एक मोटो है कि हम इंस्टाग्राम पर क्यों वीडियोस डालें भाई, या मतलब मैं फेसबुक पर क्यों वीडियोस डालूं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालना चाहता हूं कि मतलब यहाँ पर वीडियो डालने से मतलब मेरा कुछ पर्सनल रीजन भी है कि मतलब हमें ये प्लेटफॉर्म काफ़ी पसंद आया। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों में जो जो न्यूज़ को देख करके जो काफ़ी परेशान रहते हैं, या अलग अलग चीज़ों को देख कर परेशान रहते हैं, उनका दिमाग थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो। वो लोग नॉलेज को गेन करने पर फोकस करें। ये नहीं कि गाजा के युद्ध में क्या चल रहा है, ईरान किसको मार दिया इजराइल क्या कर दिया, ट्रम्प क्या कर दिया, ये सब न्यूज़ चलते रहेंगे। ग्लोबल क्राइसिस आती रहेगी, जाती रहेगी। लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि इंडिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स एजुकेटेड हों, वो चीज़ों को समझे, वो चीज़ों को अलग नज़रिया से देखें, उनके पास एक अलग विचारधारा हो। वो एक जो कंजर्वेटिव 1970-80 के ज़माना में जो जी रहे हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होकर के मतलब अपने दिमाग को एक अलग डायरेक्शन दें, और वो डायरेक्शन सीखने की तरफ हो, ना कि किसी कंट्रोवर्सी में फंसने की तरफ हो, ना मतलब सोसाइटी के अलग अलग डिबेटेबल टॉपिक में आकर के फंसने से हो। मतलब आप चीज़ों को समझो, एक अलग तरीके से देखो चीज़ों को। चलिए क्या बात करूं, मतलब टॉपिक खत्म नहीं होगा यार चलता रहेगा। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, सपोर्ट करो।